महाराष्ट्र के पालघर में पैदा हुई श्रद्धा वॉकर की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े दिल्ली के मेहरौली के जंगल में फेंक दिए गए। पालघर से लेकर मेहरौली के जंगल तक श्रद्धा की इस पूरी कहानी में प्यार है, धोखा है, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं और साथ ही साथ बहुत सारा दर्द भी है। दरअसल श्रद्धा वॉकर अपने पिता, माँ और भाई के साथ में पालघर में रहा करती थी। श्रद्धा वॉकर अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर अपनी माँ सुमन को, अपने भाई को और अपने पिता को छोड़कर मुंबई आ गई। मुंबई में उसको उम्मीद थी कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी और ऐसा हुआ भी। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो कॉल सेंटर चलाता था उसमें नौकरी मिल गई। नौकरी कर रही थी श्रद्धा और करीब नौकरी पर जब उसका पहला दिन था उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई। आफ्ताब ने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसको कॉफ़ी के लिए ऑफ़र किया। श्रद्धा ने हाँ बोली। मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ। करीब 8-9 महीने तक मुलाकातों का ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा, जिसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब में कथित तौर पर प्यार हो गया, जैसा आफ्ताब का कहना है। हालांकि जो अंजाम हुआ उसे देखकर लगता नहीं कि इसमें प्यार जैसा कुछ भी था, क्योंकि जिससे प्यार करते हैं क्या उसके शरीर के टुकड़े करके जंगल में फेंके जा सकते हैं? ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन अभी हम श्रद्धा की कहानी पर हैं। उसके बाद ये लोग मुंबई में अलग अलग जगह पर घूमते फिरते रहे। अपना, जैसा आफ्ताब का कहना है कि उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जिसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब ने ये सोचा कि अब उनको अलग नहीं रहना चाहिए। फिर वो मलाड में एक कमरा किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। अब साथ रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद एक दिन श्रद्धा वॉकर ने ये बात अपनी माँ को बताई। जब माँ को ये बात बताई तो घर में हंगामा मचा। घर वाले नाराज़ हुए। श्रद्धा को बहुत समझाने की कोशिश की। उसके पिता ने कहा कि आफ्ताब एक मुस्लिम है और वो एक हिंदू परिवार से आते हैं, तो लिहाजा इस तरह का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके परेशानी का सबब पैदा कर सकता है। इनकार किया, घर वालों ने मना किया, समझाया बुझाया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। जब पिता ने गुस्सा किया तो श्रद्धा घर छोड़कर ये कहकर चली गई कि वो बालिग हो चुकी है, 25 साल से ज़्यादा की है, वो अपना भला बुरा समझ सकती है, अपने फ़ैसले खुद ले सकती है और वो आफ्ताब के इश्क में अंधी होकर आफ्ताब के साथ एक ही फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में आफ्ताब के साथ रहने लगी। इस बीच इन दोनों ने ये फ़ैसला किया कि अब उन्हें दिल्ली चलना चाहिए। इसके पीछे 2 वजह थी। एक तो ये कि लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे, परिवारों का विरोध झेलना पड़ रहा था और साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली के अंदर उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ज़्यादा पैसा वो कमा सकते हैं। लिहाजा 8 मई को ये लोग मुंबई से निकले और सबसे पहले सीधे हिमाचल प्रदेश पहुँचे। हिमाचल प्रदेश में कसौल, अलग अलग जगह पर गौरी घाटी, बैजनाथ, तमाम जगह पर इन्होंने घूमना फिरना शुरू किया। फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाले। उत्तराखंड में भी वशिष्ठ मुनि की गुफा में गए। वहाँ पर बताया जाता है कि इनकी मुलाकात कुछ दिल्ली के लोगों से हुई जो छतरपुर के रहने वाले थे। उनसे बातचीत करके ये दिल्ली आए। दिल्ली में आने के बाद एक रात इन्होंने पहाड़गंज के होटल में काटी। उसके बाद एक दिन ये सैदुल अज़ाब, दिल्ली का ये इलाका है, वहाँ पर एक रात रुके और फिर छतरपुर में एक जो कॉमन फ्रेंड इनका बना था उसके घर पर आए, उससे मुलाकात हुई और फिर उनको एक फ़्लैट मिल गया छतरपुर में जो किराए पर ले लिया। उसके बाद ये छतरपुर के फ्लैट में 10 मई को शिफ्ट हो गए और वहाँ पर रहने लगे। फिर अचानक श्रद्धा गायब हो गई। श्रद्धा से परिवार की नाराज़गी तो थी, श्रद्धा भी अपने परिवार से बात नहीं करती थी, लेकिन श्रद्धा के कुछ फ्रेंड्स थे जो सोशल मीडिया पर श्रद्धा का हालचाल देखते रहते थे, उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट देखते रहते थे और वो श्रद्धा के परिवार के संपर्क में भी थे जो उनका हालचाल बताते रहते थे। अब अचानक ऐसा हुआ कि जब ये छतरपुर में आके रहने लगे और D93/1 अब इनका पता हो गया, तो श्रद्धा के परिवार को ये पता चल गया था कि आफ्ताब के साथ श्रद्धा दिल्ली आ चुकी है और छतरपुर में रह रही है। अब सबसे बड़ी बात यह कि एक अरसे से श्रद्धा की अपने पिता से और भाई से
बात नहीं हो रही थी। इस बीच जब वो मुंबई में थी तब 23 जनवरी साल 2000 इस तारीख को श्रद्धा की माँ भी गुजर गई। श्रद्धा तब भी अपने घर पर गई थी और श्रद्धा जब वहाँ पर अपने घर गई थी तब भी परिवार ने उसको समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह का रिलेशनशिप ना रखे, लिव इन रिलेशनशिप में ना रहे, आफ्ताब के साथ ना रहे, लेकिन वो तब भी नहीं मानी। वहाँ से फिर झगड़ा करके आ गई थी। हालांकि इस बीच एक चीज़ और थी जो कि श्रद्धा के दोस्तों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि श्रद्धा की जब अपनी माँ से बात होती थी कई बार, तब श्रद्धा ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया था कि आफ्ताब उसको मारता पीटता है, उसको टॉर्चर करता है। तब माँ ने समझाया था कि इस आदमी को छोड़ दो, क्यों वहाँ पर रहकर पीट रही हो, क्यों इतना अत्याचार सह रही हो। तब उसके बाद फिर श्रद्धा ने कहा कि आफ्ताब ने माफ़ी मांग ली और वो सुधर गया है। खैर उसके बाद माँ ही नहीं रही, बाप और भाई अपनी दुनिया में मगन थे। हालांकि अपनी बेटी के बारे में जानकारियाँ वो कॉमन फ्रेंड से लेते रहते थे। इस बीच 14 सितंबर वो तारीख है जब परिवार को पता चला कि श्रद्धा लापता है। पता ऐसे चला कि श्रद्धा के भाई श्रीजय को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फ़ोन करके बताया कि कई महीने से श्रद्धा का पता ठिकाना ही नहीं है, उससे ना बात हो पा रही है, ना उसके फेसबुक इंस्टाग्राम पर किसी तरह के कोई पोस्ट आ रहे हैं, वो लापता है। बाप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने जाकर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की कंप्लेंट कराई। कहा कि भाई श्रद्धा लापता है, आफ्ताब के साथ थी और उनको इस बात की आशंका थी कि आफ्ताब ने उनकी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया है। अब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफ्ताब को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। आफ्ताब ने घुमा फिरा के कहानियाँ बनाई। कहा कि भाई 19 मई को ही श्रद्धा उसको छोड़कर चली गई थी और अपना फ़ोन ले गई थी, अपना सामान भी वहीं पर छोड़ गई थी छतरपुर के घर में। लेकिन आफ्ताब की कहानियों में बहुत सारे पेज थे, टेक्निकल एविडेंसेस भी बताते थे कि 19 तारीख को उसका कहना था कि श्रद्धा घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी पूरे 1 महीने तक, मतलब मई के महीने में श्रद्धा के अकाउंट से भी पैसे निकले, श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी अपलोड हुई। और जब पता चला इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि लोकेशन ट्रांजैक्शन की भी और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने की भी मेहरौली ही थी। पुलिस को शक हुआ, मुंबई पुलिस को शक हुआ और मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। श्रद्धा के पिता ने इस बीच श्रद्धा के तमाम दोस्तों से बात की, उनको जितने भी नंबर उनके पास थे फ़ोन पर बात की। सब ने यही कहा कि भाई श्रद्धा से अब उनकी बात नहीं हो रही है। कई महीने हो गए जब लास्ट टाइम श्रद्धा से बात हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने जो रिपोर्ट थी श्रद्धा की गुमशुदगी की, वो तमाम डिटेल के साथ में दिल्ली पुलिस में बढ़ा दी, मतलब मेहरौली थाने में। अब ये इन्वेस्टिगेशन आ गई। अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जांच की, तब आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने यहाँ भी यही कहा कि 19 मई को ही जो श्रद्धा है वो छोड़कर चली गई थी घर। जब सख्ती से पूछताछ हुई और टेक्निकल एविडेंसेस सामने रखे गए, तब आफ्ताब ने जो कहानी सुनाई, वो यकीन मानिए कि 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस दिल्ली ने इससे पहले नहीं सुनी थी। उसने कहा कि उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अलग अलग जगह पर उसके टुकड़े फेंक दिए। 18 दिन तक वो उसकी लाश के साथ घर में रहा। सीधे तौर पर एक बार को तो पुलिस को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले आफ्ताब के घर की तलाशी भी ले चुकी थी पुलिस, तमाम चीज़ें कर चुकी थी। लेकिन जब आफ्ताब ने खुलासा किया, तब पुलिस को पता चला कि ये मामला कितना पेचीदा है। अब सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जांच में सामने आ गया। आफ्ताब ने खुलासा कर दिया कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। अब क्रेडिट कहीं मुंबई पुलिस ना ले जाए इस मामले का, श्रद्धा की हत्या को सुलझाने का, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में इस मामले की जानकारी मीडिया को दी। एडिशनल डीसीपी ने तमाम चैनल्स को बुलाकर बाइट दी और बताया कि किस तरह से आफ्ताब ने 18 तारीख को झगड़ा हुआ, श्रद्धा का गला दबाया, उसके बाद एक तेज़ धारदार हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा। फ्रिज भी उसने आसपास की एक लोकल मार्केट से ख़रीदा। उस फ्रिज में रखने के बाद उसने लगातार पानी चलाकर शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में अलग अलग जगह पर फेंका। रात को 2 बजे के करीब वो निकलता था और अर्ली मॉर्निंग तक, जब भीड़ कम होती थी इलाके में,
बहुत कम लोग होते थे उस टाइम पे, वो बैग में टुकड़े लेकर जाता था और उनको फेंक कर आता था। ये सब कुछ आफताब के दिए गए बयान के आधार पर था। ठीक है, मामला खुल गया, एक सनसनी बन गई। श्रद्धा के परिवार को तो समझ में आ गया कि अब उनकी बेटी नहीं रही है। श्रद्धा के दोस्तों को भी समझ में आ गया कि उनकी दोस्त अब नहीं रही है, क्योंकि इससे पहले अपने कई दोस्तों के पास श्रद्धा अपने फ़ोटो भेज चुकी थी, बता चुकी थी कि आफताब उनके साथ मारपीट करता है, पिटाई करता है। उसके सूजे हुए मुंह के फ़ोटो दोस्तों के पास भेजे थे, अपने टीम लीडर के पास भेजे थे। सबको पूरी तरह से भरोसा था कि आफताब जैसा आदमी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि आफताब जैसे शैतान के ख़िलाफ़ सबूत कहाँ से आए। पुलिस ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, आनन फानन में बता तो दिया कि किस तरह से हत्या हुई, लेकिन शातिर आफताब 6 महीने पहले की सीसीटीवी फुटेज मिलनी बेहद ज़्यादा मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल कहिए, क्योंकि इतना पुराना डम डेटा नहीं रखा जाता है। हत्या में इस्तेमाल हथियार उसने कहा कि एमसीडी की कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया था। श्रद्धा के खून के कपड़े बोला कि एमसीडी के कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया था। शरीर के टुकड़े जंगल में अलग अलग जगह पर डाले 18 दिन के अंदर। 5-6 दिन पहले, 5-6 महीने पुराने केस में जब 5-6 महीने पहले इंसान के शरीर के टुकड़े जंगल में कहीं फेंके गए, तब 5 या 6 महीने के बाद उनके अवशेष का मिलना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाज़ा पुलिस को हो गया। क्योंकि पुलिस लगातार तालाब खाली करा रही है, महरौली के जंगलों में छानबीन कर रही है, गुड़गांव में आफताब के जिस जगह पे नौकरी करता था वहाँ पर छानबीन कर रही है, ताकि एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकें। बताया जा रहा है कि 13 के करीब हड्डियाँ बरामद हुई हैं, लेकिन वो इंसान की हैं, जानवर की है, नंगी आंखों से देखने पर पुलिस भी मान रही है कि नहीं बताया जा सकता। फॉरेंसिक जांच होगी, श्रद्धा के परिवार के डीएनए से उसको मिलाया जाएगा, उसके बाद साफ होगा कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हैं या नहीं। इस बीच आफताब ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने कहा कि वो हिमाचल में ही श्रद्धा को मारने वाला था। 10 तारीख को ही, यानी 10 मई को ही श्रद्धा की हत्या करने वाला था। हिमाचल में उस समय मौजूद थे, लेकिन आफताब का कहना है कि श्रद्धा रोने लगी। एन मौके पर वो इमोशनल हो गई और इसी के चलते आफताब ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन वो श्रद्धा के साथ दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद 18 मई, 8 दिन के बाद ही उसने श्रद्धा का गला दबाया। श्रद्धा से झगड़ा हुआ था, श्रद्धा उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। श्रद्धा कहती थी कि भाई शादी कर लो, लेकिन आफताब के दिल में कुछ और ही था। आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी संबंध थे, जिसका खुलासा आफताब ने खुद किया। श्रद्धा ने कहा उस रात भी 18 मई को कि शादी कर लो, लेकिन आफताब नाराज़ हो गया, गुस्सा हुआ बेहद ज़्यादा। वो श्रद्धा से पैसे भी लेना चाहता था। घर का खर्चा कौन चलाएगा, सामान कैसे आएगा, उसके लिए भी श्रद्धा से वो लगातार झगड़ा करता था। झगड़ा इतना बढ़ा कि आफताब का कहना है कि उसने श्रद्धा के छाती पर बैठकर उसका गला इतनी ज़ोर से दबाया कि श्रद्धा की मौत हो गई। उसके बाद आफताब ने रात भर गांजा पिया, नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखी, आराम से घर में बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लाश के साथ घर में बैठा रहा। फिर हॉलीवुड की एक वेब सीरीज़ देखकर उसके दिमाग में आइडिया आया कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। शातिर आफताब ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली। इस बीच 24 घंटे हो चुके थे, लाश घर में थी, गर्मी के दिन थे, बदबू आने लगी। वो पास की एक लोकल मार्केट में गया, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से फ्रिज खरीद कर लाया। उस फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश उसको रखनी थी, लेकिन रखने से पहले उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। ऑनलाइन पॉलीथीन्स मंगाई, परफ्यूम मंगाए, पूरे घर में परफ्यूम का स्प्रे किया, अगरबत्ती जलाई। उसके बाद वो श्रद्धा के शव को खींच कर ले गया बाथरूम में, जहाँ पर उसने पानी चलाया लाश के ऊपर, और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए। बताया जाता है कि दोनों पैरों के 2-3 टुकड़े किए, हाथों के 3-3 टुकड़े किए, सिर धड़ से अलग किया, धड़ के 2 टुकड़े किए, और कूल्हे भी 2 हिस्सों में अलग अलग काट दिए। तमाम टुकड़े उसने किए। चेहरे को उसने पॉलीथीन में लपेट कर फ्रिज के अंदर रखा, और बाकी टुकड़े भी फ्रिज के अंदर रखे, जिनमें से धीरे धीरे करके वो इन टुकड़ों को 18 दिन तक महरौली के जंगल में फेंकता रहा। ये सब आफताब के बयान पर आधारित है। इस बीच आफताब की दोस्ती एक और लड़की से हुई थी, बम्बल ऐप के ज़रिए। जिस समय श्रद्धा का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर उसकी लाश फ्रिज के अंदर मौजूद थी, अपने किराए के कमरे में
आफ्ताब उस अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रहा था। जी हाँ, लाश के साथ वो 18 दिन तक सोता रहा, खाता रहा, पीता रहा, एकदम नॉर्मल तरीके से रहा। और लाश को 18 दिन तक ठिकाने लगाने के बाद भी वो इस दिल्ली शहर में आराम से घूमता फिरता रहा। मुंबई पुलिस के सवालों के जवाब दिए, दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब दिए, सबको वर्गलाता रहा, उन सबको धोखा देता रहा। लेकिन जब टेक्निकल एविडेंसेस सामने आए तब आफ्ताब पकड़ा गया। अब सवाल वहीं का वहीं है, आफ्ताब पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने श्रद्धा की हत्या कर दी, गला दबाकर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में, जंगलों में फेंक दिया। अब सबूत, सबसे पहली बात ये, कोई भी पुलिस का अधिकारी या कोई भी ऑफिशियल लिखित में ये नहीं कह सकता कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या की। वजह मैं आपको बताता हूँ। कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, श्रद्धा का शव नहीं है, पोस्टमार्टम हो नहीं सकता, तो कॉज ऑफ डेथ कैसे पता चलेगी? क्या सच में आफ्ताब ने गला दबाकर मारा, या फिर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मारा, या उसे यातनाएं देकर मारा, गोली मारकर मारा, जहर देकर मारा, चाकू से हत्या की? इसका जवाब अभी नहीं है। क्या श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने महरौली के जंगल में फेंके, श्रद्धा का सिर भी वहीं फेंका? इसका भी जवाब नहीं, क्योंकि जो आफ्ताब बता रहा है उसी को वेरीफाई पुलिस कर रही है। अब जो हड्डियों के टुकड़े पुलिस कलेक्ट कर रही है, क्या वो सही जगह से कर रही है? क्या जो अवशेष और हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, क्या वो सच में श्रद्धा के हैं? ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। क्या चाकू सच में उसने जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए एमसीडी के कूड़ेदान में फेंक दिया था? इसको नहीं साबित किया जा सकता। और यही तमाम वो सबूत हैं जो जुटाने हैं। आला कत्ल चाहिए, मोटिव है, लाश नहीं है। लाश जिस समय श्रद्धा ने कपड़े पहने थे, जिस टाइम उसकी हत्या हुई, वो नहीं है। आफ्ताब के पहने हुए कपड़े नहीं हैं। पूरे घर की बेंजीन टेस्ट करा लिया, ब्लड का कोई स्टेन नहीं मिला। हालांकि किचन में सिलेंडर के पास एक छोटा सा धब्बा ज़रूर मिला है, जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि जब तक फॉरेंसिक एविडेंसेस की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये डेड बॉडी श्रद्धा की है या अवशेष श्रद्धा के हैं। आफ्ताब के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं, लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, और वो तब तक नहीं है जब तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जहां से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, क्या वो सच में वही क्राइम स्पॉट है जो असल में जहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके गए थे, या आफ्ताब जैसा शातिर आदमी अभी भी सबको चला रहा है, पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। और यही वजह है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट आफ्ताब का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सबूत उसने बाहर छोड़े हैं उसके अलावा सबसे बड़े सबूत उसके दिमाग के अंदर मौजूद हैं। उन एविडेंसेस को तभी निकाला जाएगा दिमाग से जब उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आफ्ताब ने जब तक की कहानी सुनाई है उसकी सच्चाई को जांचा जाएगा, जिसके लिए 7 दिन का समय लगेगा। शुरुआत हो चुकी है, आफ्ताब के कुछ मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसका सबसे पहले लाइट डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, जिसमें पता चलेगा कि आफ्ताब कहाँ का सच बोल रहा है, कहाँ का झूठ बोल रहा है, क्योंकि मशीन ये बताएगी। और उसके बाद फिर सवालों की लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर उन सवालों का आफ्ताब से पूछा जाएगा, ताकि असली क्राइम सीन सच में क्या महरौली का जंगल है या कहीं और है, ये पता लगाया जा सके। श्रद्धा का स्कल, सिर कहाँ उसने फेंका, जिस सर के साथ वो फ्रिज के अंदर उसने लगातार रखा रहा और रोज़ उसे देखता था, उस सर को उसने कहाँ फेंका, शरीर के टुकड़े कहाँ फेंके। क्या वाकई में जहाँ पर वो पुलिस को लेके जा रहा है वो तमाम वही जगह है जहाँ पर उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके थे? क्या इसके पीछे कोई और भी साजिश है? क्या जब श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में झगड़ा हुआ, श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने की, क्या उस समय घर के अंदर कोई और भी मौजूद था? क्या मददगार और भी दूसरे थे? क्या श्रद्धा को दिल्ली लाने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? इस हत्याकांड के पीछे क्या कोई गहरी साजिश थी? तमाम चीज़ों के राज तभी उठेंगे, राज पर से पर्दा तभी उठेगा जब आफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डॉक्टर्स से भी बात हुई, एफएसएल के डॉक्टर्स का कहना है कि आफ्ताब चूँकि नशा करता था, ड्रग्स लेता था, ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा जब नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, कि आफ्ताब से कितना कुछ निकलकर सामने आ पाता है। क्योंकि आफ्ताब के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंसेस के लिए श्रद्धा के शरीर के टुकड़े मिलना ज़रूरी है, और उसका, उन टुकड़ों का उसके परिवार से डीएनए मैच होना ज़रूरी है।
आला कत्ल भी मिलना ज़रूरी है, जिससे उसने हत्या के बाद श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो सीधे तौर पर आफताब के सच पर टिके हैं। वो सच जो असल में सच है, वो सच नहीं जो आफताब बता रहा है, बोल रहा है। क्योंकि इतना शातिर आदमी जो बहुत आराम से एक लड़की के 35 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर ठिकाने लगा दे, सारे सबूत मिटा दे, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस को शुरुआत में अपनी झूठी कहानियों के जाल में फंसाए, उन्हें वर्गराए। सीधे तौर पर इतना शातिर आदमी जो हत्या करने के बाद भी बिना डरे आराम से उसी फ्लैट में रहे, आराम से एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, किसी को अंदाज़ा ना हो कि कितनी बड़ी हत्याकांड को ये अंजाम दे चुका है। सीधे तौर पर ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो पुलिस के सामने अब भी सच ही बोल रहा होगा, और इसीलिए नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद इस केस को एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी और आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत जो ढूंढे जा रहे हैं उन तक भी पुलिस जल्द पहुंच पाएगी। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच।